नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आपका वर्धनम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि मैराथन क्लास चल रही है और मैराथन क्लास में जो शिक्षक भर्ती से संबंधित जो परीक्षा है जिसे आप सुपर टेट कहते हैं, और उसमें जो एसएसटी का सेगमेंट है उसमें कुछ महत्वपूर्ण पोर्शन जैसे हिस्ट्री का है, उसके बाद आपका ज्योग्राफी है, उसके बाद आपका पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, थोड़े थोड़े जो पार्ट हैं उनको किस तरह से बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ने का कार्य करेंगे, इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि आपके जो सिलेबस में है, यानी कि हम भारतीय इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कि भारतीय इतिहास में हम अगर देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास, क्योंकि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता है वो वर्तमान का निर्माण नहीं कर सकता। तो भारतीय इतिहास में देखिए 3 सेगमेंट है। इसमें आपको पढ़ना है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में जो मेन मुद्दा है इसमें भी कुछ सेगमेंट आपको पढ़ने हैं। जैसे पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको ये क्लियर रहे कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि पता चले कि हम इतिहास पूरा पढ़ रहे हैं और आना 2 चैप्टर से। इन सारी चीजों की बात हम करते हैं। सबको गुड इवनिंग हमारी तरफ से। अभी हम लोग थोड़ा सा आज बहुत अच्छी तरीके से इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो भी यहां चीजें मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन करेंगे, और ऐसा मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को लिखने की जरूरत पड़े ही ना। तो इसलिए बिल्कुल तैयार हो जाइए कि आज हम लोग पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा ऑपरेशन करने वाले हैं। और बात ये आती है, देखिए कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी चीजों की हम यहां पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज देखिए कि हमें पढ़ना है यहां पर 1857 का विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये जरूरी। उसके बाद दूसरा सेगमेंट हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है 1885 की बात आएगी, ठीक है। और उसके बाद ये कहानी चलेगी आपकी 1947 तक। यानी इसमें हम कई पार्ट पढ़ेंगे, जैसे कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे, कुछ मॉडरेट थे यानी उदारवादी जिसे आप कहते हैं, और कुछ उग्रवादी, और उसमें एक और अतिपूर्ण विचारधारा आएगी जिसे आप क्रांतिकारी विचारधारा कहते हैं। तो बस दोनों का उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्त करना ही उनका उद्देश्य था। बस आंदोलन करने के तरीके अलग थे। जो पहले के लोग थे, जिसमें आप दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये इन लोगों का जो नाम लेते हैं, इन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या था कि परिवर्तन संसार का नियम है लेकिन धीरे धीरे होना चाहिए। आगे जो उग्रवादी आएंगे उनका कॉन्सेप्ट क्या था? उनका कॉन्सेप्ट ये था कि परिवर्तन संसार का नियम है और थोड़ा तेजी से होना चाहिए। लेकिन आगे की जो विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा आती है, उसमें उनका कॉन्सेप्ट ये था कि परिवर्तन संसार का नियम है, अगर कोई दूसरा नहीं कर सकता तो हम खुद कर लेंगे। तो बस तीनों के क्या हैं, तरीके अलग थे लेकिन उद्देश्य तीनों का एक ही था, क्या? स्वतंत्रता। तो यहां पर हम देखेंगे, क्योंकि देखिए 1857 का विद्रोह इसलिए पढ़ा जाता है कि कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका तैयार करने का काम कौन करेगा? 1857 का विद्रोह। तो ये दूसरा सेगमेंट हो गया। और तीसरा सेगमेंट आप देखेंगे रिलीजियस मूवमेंट, जिसे आप कहते हैं धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। तो इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग में बिठा लीजिए कि यही सेगमेंट आपको क्या है? पढ़ना है। यही सेगमेंट केवल आपको पढ़ना है, पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन तीनों सेगमेंट को अगर आप तैयार कर लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री का जो पोर्शन है इसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि 1857 का विद्रोह, तो विद्रोह का बैकग्राउंड भी थोड़ा सा देखने का हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे कि आखिर ये विद्रोह हुआ क्यों? क्या इसके पहले विद्रोह नहीं हुए थे? और 1857 के विद्रोह के होने का कारण क्या था? और हुआ तो आखिर ये फेल क्यों हुआ? और इसका परिणाम क्या हुआ? इस विद्रोह के पश्चात क्या परिवर्तन हुए? क्या बदलाव की स्थिति आई? इन सारी चीजों पर हम लोग आज चर्चा करने का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देखेंगे 1857 का विद्रोह। देखिए 1857 का विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ 1857।
हम लोग इस तक पहुंचने से पहले एक चीज और देखते हैं कि जब हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों का आगमन, या भारत में अगर हम देखें तो यूरोपियों का आगमन, तो आपको मालूम है कि पुर्तगाली आएंगे भारत में सबसे पहले। ये लोग सबसे पहले आए तो क्या करने, व्यापार करना ही इनका प्रारंभिक उद्देश्य था। लेकिन जैसे जैसे भारत की राजनीतिक व्यवस्था में विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और ये लोग धीरे धीरे अपने आप को क्या है, राजनीति में सक्रिय करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। उसके लिए भी जो एक्ट आएंगे उसमें हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि भारत में पुर्तगाली आएंगे तो 17 मई 1458, थोड़ा ब्रीफ पहले का हम देख लेते हैं ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। 1498, 17 मई 1498 पुर्तगाली में कौन आएगा? सबसे पहले आपको मालूम है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। उसके बाद दूसरा आएगा पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल, ये दूसरा पुर्तगाली यात्री था, पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। तो ये कब आएगा? ये 1502 में आएगा। अब ये लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि भारत में यहां के राजाओं के सपोर्ट से ये लोग अपनी फैक्ट्रियां खोलेंगे। नॉर्मल कंडीशन में मैं आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो ये लोग भारत में दुकान खोलना शुरू करते हैं। 1502 में पहली फैक्ट्री बैठेगी कोचीन में, कोच्चि बोलते हैं, कोचीन। और 1505 में दूसरी बैठेगी कन्नूर में। ठीक है, ये दो फैक्ट्रियां, यानी इनकी दो दुकानें खुल चुकी हैं। ये हो रहा 1857 में। उसके बाद दूसरे पे अगर हम देखते हैं कि दूसरे पे कौन आएगा, क्योंकि ये पोर्शन आपको नहीं देखना, आपको देखना 1857 का विद्रोह। तो हम केवल ब्रीफ चीजों को लेकर चल के हम क्या है, ये विद्रोह क्यों हुआ, इसकी संस्तुति यहां पर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा कौन आएगा? डच आएगा। डच आएंगे 1602 में। कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच यात्री कौन होगा? कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन, इसके नेतृत्व में डच यात्री आएंगे। और डच कहां के निवासी थे? हालैंड के निवासी थे डच। ये भी व्यापार करने के उद्देश्य से आएंगे। तीसरे में देखते हैं जो मेन है, क्योंकि आए तो स्वीडिश और डेनिश सब भी हैं। तीसरे में आएंगे कौन? अंग्रेज आएंगे। 1608 विलियम हॉकिंस सबसे पहला अंग्रेज यात्री है भारत में आने वाला, विलियम हॉकिंस। ये किसके दरबार में आएगा? ये आएगा जहांगीर के दरबार में। और ये द्विभाषिया था, यानी कि ये जहांगीर को इंप्रेस करने के लिए अरबी और फारसी में बात करता है। अब जब अरबी और फारसी में बात करता है तो जहांगीर इसे क्या करता है, इसे अनुमति तो नहीं दिया व्यापार करने की भारत में। क्यों? क्योंकि उतने समय पुर्तगालियों का दबदबा था। देखिए 1798 की बात हो रही है यहां पर, सॉरी 1498 है, ये गलती हो गई, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, मिस्टेक से लिखा गया। 17 मई 1498। ठीक है, तो देखिए पुर्तगाली भारत कब आए हैं? पुर्तगाली भारत आए हैं अंग्रेजों से लगभग 100 साल पहले। तो इसका मतलब कि ये भारत में अपनी दुकान खोल चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं। अब आप अगर देखते हैं कि पुर्तगालियों की अगर हम बात करें तो 1505 में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर आएगा जिसका नाम है कौन? अल्फांसो डी अल्मीडा। उसे यह कह के भेजा गया था कि अभी भारत में स्थल वाले भागों पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, समुंदर पर अधिकार करने का प्रयास करो। तो उसी के द्वारा भारत में जो है, ये आप देखेंगे फारस की खाड़ी, लाल सागर, हरमुज, ये सारा एरिया जो है, ये लोग, क्योंकि इनका नेवल बेस बड़ा मजबूत था पुर्तगालियों का, क्योंकि ये समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, तो इनके पास स्थल भाग कम, स्थल पे देश ही रहते हैं ज्यादातर। इनको क्या है, नेवी की ही जरूरत पड़ती है। तो यहां पर स्थिति क्या है कि इनका नेवल बेस बड़ा मजबूत था। तो ये लोग क्या किए कि समुद्र पर 4-6 जहाजों के साथ ये लोग रहते थे और जो भी माल लेके जहाज जाएगी उससे टैक्स लेते थे। इसमें दो व्यवस्था आती है, एक जिसे हम काफिला व्यवस्था कहते हैं, फिटोरिया या कॉटेज, ठीक है, आर्मेडा। तो ये सारे क्या हैं कि 4-6 जहाजों को साथ में लेकर एक जगह रहते थे, जिसके कारण क्या है, ये काफिला व्यवस्था के नाम से। अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया
तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग देखे होंगे जैक स्पैरो की तरह ये आक्रमण करेंगे और आपकी जहाजों को लूटकर अपने कब्जे में ले लेंगे। तो यहां तक कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर जैसे शासक भी क्या करते थे, पुर्तगालियों को टैक्स देते थे, यानी कि उनका माल जो समुद्र की तरफ से जाता था उस समुद्र में चलने के लिए वो पुर्तगालियों को टैक्स देते थे। तो पुर्तगालियों का कहीं ना कहीं दबदबा था। तो जब अंग्रेज आया, यानी विलियम हॉकिंस जब दरबार में आएगा, तो कहीं ना कहीं जहांगीर पुर्तगालियों के दबाव में था। उसने इनको क्या किया, भारत में फैक्ट्री खोलने की कोई अनुमति नहीं प्रदान की है तुरंत। तो ध्यान रखिएगा, ये लोग सबसे पहले 1608 ईस्वी में गुजरात के तटीय क्षेत्रों पे कुछ फुटकर व्यापार करना शुरू करते हैं। उसके बाद 1611 ईस्वी में ये लोग एक फैक्ट्री खोलेंगे मसूलीपट्टनम, या उसे मछलीपट्टनम भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये मुगल साम्राज्य के आधिकारिक दायरे में नहीं आता था, इसीलिए इनको हम क्या है, केवल जानकारी के लिए रखते हैं, कभी क्वेश्चन आ जाए तो। लेकिन 1613 में एक अंग्रेज फिर आएगा जिसका नाम है टॉमस रो। अब ये टॉमस रो जब आएगा तो इसने क्या किया, जहांगीर की बीवी नूरजहां, जहांगीर का साला आसफ खां मुगलों का उस समय का प्रधानमंत्री था, पीएम, और जो नूरजहां थी वो तो क्या थी, वो मतलब महारानी थी। तो कहीं ना कहीं टॉमस रो ने इंटरनल जो है वो कांटेक्ट बनाया था कि नूरजहां के लिए, ऐसा माना जाता है साहित्यिक दृष्टिकोण से कि नूरजहां के लिए वो बहुत अच्छे अच्छे उपहार यूरोप से लेके आया था और आसफ खां को भी वह अपने पक्ष में कर लिया था। टॉमस रो ने नूरजहां और आसफ खां की सहायता से 1613 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। यानी अंग्रेज अब जो है वो आधिकारिक रूप से पहली फैक्ट्री खोलेंगे, कहां, सूरत। तो इस प्रकार से ये लोग देखिए धीरे धीरे भारत में आ रहे हैं। अभी ये सिर्फ व्यापारी बन के आ रहे हैं। आगे देखिए, उसके बाद हम देखते हैं फ्रांसीसी। तो फ्रांसीसियों की बात करते हैं अगर, तो फ्रांसीसी आएंगे 1664 में इनकी कंपनी की स्थापना होगी और 1667 और 68 का टाइम लिया जाता है। एक व्यक्ति आएगा, जैसे हम बोले हैं फ्रैंको कैरो, ये इसके नेतृत्व में फ्रांसीसी कंपनी भारत आएगी और 1668 ईस्वी में सूरत में इनकी भी पहली फैक्ट्री क्या है, खोली जाएगी। सूरत में पहली फैक्ट्री इनकी खोली जाएगी। अब समझिएगा, हम आपको ये चीजें क्या है, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं क्योंकि हमें चलना है 1857 के विद्रोह पर। तो अब देखिए ये आ गए। उसके बाद देखिएगा डेनिश, यानी ये डेनमार्क के निवासी थे, वह स्वीडिश, ये स्वीडन के निवासी थे, ये सारे लोग आ गए। तो ये सब क्या हैं, ये सब व्यापारी हैं और भारत में व्यापार करने आए हैं। भारत में व्यापार करने आए हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्ते। ठीक है, तो भारत में ये व्यापार करने आए हैं। अब देखिए कि अंग्रेज भारत में आ चुके हैं। अब हम थोड़ा भारत की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। भारत की तरफ जब हम चलते हैं तो देखिए भारत में चल रहा है मुगल साम्राज्य। भारत में चल रहा है मुगल साम्राज्य। अब मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो ये लोग व्यापारी तब तक रहेंगे। कौन कौन आया है, याद है? भारत में सबसे पहले 1498 में कौन आया? पुर्तगाली आए। किसके नेतृत्व में ये दल आया है? आप लोग आंसर करते रहिए। बिल्कुल, सबसे पहले भारत में आने वाले यूरोपीय यात्री कौन थे? पुर्तगाली। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएंगे डच 1602 में। उसके बाद कौन आएगा? अंग्रेज आएंगे 1608 में। उसके बाद कौन आएगा? फ्रांसीसी आएंगे 1667 और 68 में। यानी कि अगर हम देखें कि यूरोप के 4 लोग ये मेन और 2 स्वीडिश और डेनिश, इन लोगों की दुकानें भारत में क्या है, खुल चुकी हैं। लेकिन अभी इतना बड़ा पावर इनके पास नहीं है, क्योंकि अभी देखिएगा विद्रोह कर क्यों करेंगे हम लोग, उसकी स्थिति अभी हम देखते हैं। भारत में देखिए मुगल साम्राज्य चल रहा है और आपको मालूम है कि मुगल साम्राज्य में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की हो जाती है मृत्यु। औरंगजेब की क्या है, मृत्यु होती है। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद
कि स्थिति क्या है कि इसके जो पुत्र थे वह आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। कामबख्श, मुअज्जम आजम, ठीक है, और आजम, ये तीनों लड़ना शुरू करते हैं और फाइनली मोहम्मद मुअज्जम आजम जो है वो क्या है, वो फाइनली अपने दोनों भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त करता है और बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। क्या नाम होगा? बहादुर शाह प्रथम। ये कब बैठेगा? औरंगजेब मरा 1707 में और ये बैठेगा 1712 तक। ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करते चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ये देखिए, ये जब गद्दी पर बैठेंगे तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें शासन प्रशासन से कोई मतलब ही नहीं था, केवल गद्दी पर बैठना था। तो इसलिए इनको बोला जाता है शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर इनकी उपाधि थी। उसके बाद इनकी एक अभियान में मृत्यु हो जाती है। आरती राजीवनी फ्रांसीसी 1667-68। बिल्कुल मैम, ध्यान रखिएगा कि आरती जी अगर कंपनी की बात करता है, यानी कि फ्रांसीसी कंपनी भारत में कब स्टेब्लिश हुई, तो अब आप लगाएंगे 1668, लेकिन आ गए हैं ये लोग कब? 1667 में। कंपनी की स्थापना कब होगी? 1664 में। तो हम भारत आने के क्रम की बात करें कि पहले भारत में पुर्तगाली आएंगे, उसके बाद डच आएंगे, स्वीडिश आएंगे, सॉरी पुर्तगाली, डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद तब फ्रांसीसी। इन चारों को आप याद रखिएगा क्योंकि यहां पर आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मेन टारगेट है 1857 का विद्रोह। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो 1857 का विद्रोह जो है उसके पहले आखिर क्यों हुआ 1857 का विद्रोह, उसका कारण क्या था, यह भी जानना आपका जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम, कोई खबर ही ना थी इनको। ठीक है जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसका मतलब कि साहिब बेखबर इनकी उपाधि है। उसके बाद देखिए कि यहां पर क्या है कि दूसरा कौन बनेगा गद्दी पर। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि हिमांशु, ठीक है, ठीक है, तो देखिए बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक चलेगा। उसके बाद कौन बैठेगा गद्दी पर? उसके बाद बैठेंगे जहांदार शाह। जहांदार शाह, जहांदार शाह कब से कब तक बैठेंगे? 1712 से लेकर 13 तक। 1712 से लेकर 13 तक ये बैठेंगे। अब यहां पर एक चीज और आती है कि जहांदार शाह जब गद्दी पर बैठेंगे तो ध्यान रखिएगा, जैसे बहादुर शाह प्रथम अपने भाइयों से युद्ध करके गद्दी पर बैठे हैं, उसी तरह से क्या है, जहांदार शाह भी क्या है, सारे लोगों को मारकर गद्दी पर बैठे। ऐसा कहा जाता है कि जब बहादुर शाह की मृत्यु हुई है तो लगभग ये 1 महीना तक वैसे रखे रह गए कि पहले फाइनल हो जाए गद्दी पे कौन बैठेगा। ठीक है, तो यहां पर जहांदार शाह की बात जब आती है तो इन्हें जो है वो एक नाम दिया जाता है लंपट मूर्ख। तो उपाधि भी थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि कलाकार लोग थे ये लोग, इनको लोग थोड़ा याद करते हैं। उसके बाद देखिए गद्दी पर बैठेंगे फर्रुखशियर। फर्रुखशियर गद्दी पर कब बैठेंगे? 1713 से लेकर 1719 तक। अब यहां पर एक चीज और आती है, क्योंकि हम आपको इन लोगों को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखिएगा फर्रुखशियर ने क्या किया, जब ये गद्दी पर बैठे तो इनको कुछ बीमारी थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इनको कुछ, क्योंकि अंग्रेजों ने अंग्रेजी दवा करके इनको ठीक कर दिया। ये पहले आयुर्वेदिक और अपना यूनानी पद्धति अपना रहे थे तो वो ठीक हुए नहीं। तो शायद कहा जाता है कि इसे कुछ फोड़ा ओड़ा या कैंसर वैंसर टाइप की बीमारी थी, तो उसको काट के इन लोगों ने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो ये बड़ा खुश हुआ, और जब खुश हुआ तो ये देखिए क्या इसने गेम कर दिया गड़बड़। ये देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक में था, यानी टोटल इसे क्या कहा जाता था, बंगाल। उसके बाद आप देखेंगे हैदराबाद, कर्नाटक रीजन, केरल, उसके बाद महाराष्ट्र, मराठा, गुजरात, राजपूताना, और उसके बाद ये वाला एरिया पूरा आपका अवध का, और ये दिल्ली का।
तो फर्रुखसियर ने क्या किया कि फर्रुखसियर ने पहला गलत काम तो ये किया, क्योंकि आगे यही भुगतेंगे, कि इन्होंने 3,000 रुपया वार्षिक, 3,000 पर ईयर कर के बदले, टैक्स के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 1857 का विद्रोह आपको बिल्कुल लिखने की और रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहले कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, क्योंकि देखिए बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, तो कारण कहीं ना कहीं से जनरेट होगा। अब देखिए ये मुगल बादशाह बने फर्रुखसियर, और फर्रुखसियर ने क्या किया कि अंग्रेजों को 3,000 रुपया वार्षिक कर के बदले क्या कर दिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन तीनों जगहों पर टैक्स फ्री कर दिया, यानी कि इसके अलावा और कोई टैक्स ही नहीं देना। अब ये बताइए कि जो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट, और इसी को बोलते हैं आप दस्तक, इसी को बोलते हैं दस्तक। अंग्रेजों के लिए दस्तक जारी करने वाला कौन था, फर्रुखसियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर स्थिति यह बनती है कि जब ये दस्तक पास हो गया तो अंग्रेज बंगाल और बिहार और उड़ीसा में धड़ल्ले से व्यापार कर रहे हैं, तो यहां पर नुकसान किसका हो रहा, क्योंकि हर स्टेट का एक सूबेदार बनाया गया था, सूबेदार, और सूबेदार अभी क्या है, मुगल बादशाह के कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से नियंत्रण में था। तो जो टैक्स स्टेट का था और सेंट्रल से आप सर्टिफिकेट लेके चले आए कि 3,000 रुपया देंगे, ठीक है जी, रागिनी जी, दस्तक बोला जाता था, कि इन लोगों ने क्या किया, ये सेंट्रल से लिखवा के लेके चले आए, किससे, फर्रुखसियर से। फर्रुखसियर का मतलब क्या, सेंट्रल वाला आदमी जो मुगल बादशाह है और उसके अंतर्गत राज्य है। तो अब स्थिति क्या बनती है कि कहीं ना कहीं इस दस्तक के कारण जो सूबेदार हैं, यानी जो स्टेट का व्यक्ति है, जो स्टेट का शासक है, जिसे आप सूबेदार कह रहे हैं, उसके इनकम में कमी आने लगी। कमी कैसे आएगी, क्योंकि यहां जो टैक्स था बंगाल, बिहार, उड़ीसा का टोटल लगभग मिलता तो 80,000 रुपया या 70,000 रुपया कम से कम मिलता। अब इन्होंने लिख के दे दिया, और वो 70,000 कहां, सब एक से एक कलाकार थे औरंगजेब के मरने के बाद, ठीक है। रंगीला बादशाह, ये बैठेंगे कब से कब तक, 1719 से लेकर 48 तक। इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, इनकी सारी चीजों को देखते हैं। स्टेट को इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने लगी, बिल्कुल मैडम, अगर देखिए कि जो स्टेट के पास पैसा जा रहा है और कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्या है उस स्टेट में व्यापार कर रहा है, और पता चले कि वो सेंट्रल से, राष्ट्रपति से लिखवा के लेके आया कि मैं टैक्स फ्री हूं, तो कहीं ना कहीं टैक्स कौन ले रहा था, वो जीएसटी नहीं लागू थी, हर स्टेट का अपना अपना क्या है, टैक्स था। तो वहां सेंट्रल से ये प्रमाण पत्र लेके आए कि हम दिखा देंगे तो हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और वो टैक्स कौन वसूलता था, स्टेट। तो कहीं ना कहीं इस दस्तक के कारण वॉइस नहीं आ रही है, ठीक है। देखिए
कहीं ना कहीं इस दस्तक के कारण अंग्रेजों और बंगाल के सूबेदार के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि इस दस्तक का अंग्रेज दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखिए अब इनके समय में मेन काम हुआ। इनके समय में देखिए जो रंगीला बादशाह हैं, तो किसी न किसी के कारण ही इनका नामकरण किया जाता है, क्योंकि उसी टाइप का कैरेक्टर होता है, तो उसी हिसाब से नाम भी क्या है, पब्लिक जज कर देती है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि इनके शासनकाल में बहुत सारा काम हुआ और सब अच्छे अच्छे काम हुए हैं, ध्यान रखिएगा इनके हिसाब से। पहली चीज तो देखिए कि इनके शासनकाल में मुगल बादशाहत इतनी कमजोर हो गई कि अफगानिस्तान का एक छोटा सा शासक जिसका नाम लेते हैं आप नादिर शाह, नादिर शाह आक्रमण कर रहा है, नादिर शाह का आक्रमण होगा। अब समझ सकते हैं नादिर शाह का आक्रमण होगा, ये लगभग आपका 1729 में होता है। दूसरा काम क्या हुआ कि अब ये बताइए कि जैसे इतना कमजोर शासन हो गया, अभी आ रही आवाज, ठीक है चलिए, इतना कमजोर शासन हो गया, सोचिए कि वही मुगल बादशाहत है, वही मुगल काल है जो अपनी प्रसिद्धि के लिए एकदम पराकाष्ठा पे पहुंच गई थी। जैसे अकबर का शासनकाल देखा जाए, शाहजहां का शासनकाल देखा जाए, तो मतलब क्या है, अब कोई बादशाह की वैल्यू ही नहीं बची है। तो वैल्यू अगर बची होती तो देखिए कि कोई बाहर का यानी अफगान का शासक जो है नादिर शाह, वो आक्रमण कर रहा है और राजा की कुर्सी ही उठा ले जा रहा है। सोचिए क्या सुरक्षा व्यवस्था है इनकी, सिंहासने उठा ले जा रहा है राजा। तो अब देखिए कि जब एक छोटा सा शासक आके इनका बादशाह का सिंहासन उठा ले जा रहा है, यानी तख्त ए ताउस जिसको शाहजहां ने बनवाया था, तख्त ए ताउस, इसे आप मयूर सिंहासन कहते हैं, मयूर सिंहासन, इसी पे कोहिनूर हीरा लगा था और ये शाहजहां के शासनकाल में बना था। मयूर सिंहासन को उठा ले गया, कौन उठा ले गया, नादिर शाह। अब यहां पर एक चीज और आई है, ठीक है, कि उठा ले गया, तो देखिएगा जो अभी तक लोग संकोच कर रहे थे, संकोच कौन कर रहा था, जो सूबेदार बनाए गए थे, यानी कि प्रत्येक राज्य में जो एरिया था उसमें सूबेदार बनाए जाते थे। जैसे हमने अभी आपको बताया क्या कि महाराष्ट्र में मराठे चल रहे थे, यहां पर केरल में वाडियार वंश था, लेकिन उन्होंने औरंगजेब की अधीनता को क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग, ठीक है। चलिए ये देखिए केरल, ये महाराष्ट्र और ये आपका कर्नाटक रीजन यानी कर्नाटक है, ठीक है, के ये आपका हैदराबाद है और ये आपका बंगाल बिहार उड़ीसा वाला एरिया है, तो इसे बंगाल ही कहेंगे पूरा। और ये है पोर्शन अवध का, ये आपका क्या है, राजपूताना है, और यहां से लेकर यहां तक दिल्ली है, ठीक। अब देखिए अगर हम नॉर्मली कुछ लोगों के नाम देखें तो देखिए कर्नाटक के नवाब, यहां पर अभी सूबेदार बने हैं ये लोग। अभी सूबेदार का मतलब क्या कि बादशाह हर राज्य पे एक सूबेदार नियुक्त करता था, जो कि एक पद के रूप में था कि हाँ आपको क्या है, इतना कलेक्शन यहां से करना है, ये सारे अधिकार हैं और इतना आपको सेंट्रल में भेजना है। तो कहीं ना कहीं जो सूबेदार थे वो बादशाह के नियंत्रण में काम करते थे। लेकिन अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि अभी तक ये लोग डर रहे थे, क्योंकि देखिएगा यहां भी सूबेदार, यहां तो मराठा थे ही जो तो दुश्मन ही थे, ये हैदराबाद, यहां भी सूबेदार, उसके बाद अवध देखेंगे आप, अवध को ले लें, यहां भी सूबेदार, बंगाल का भी सूबेदार, तो हर जगह क्या है, सूबेदार, यहां भी सूबेदार है, यहां भी सूबेदार, हैदराबाद के सूबेदार। अभी आपके सारे नाम क्लियर हो जाएंगे। कर्नाटक में जो है अभी आगे आप देखेंगे हैदर अली है, ठीक है। महाराष्ट्र में मराठा है, ये अवध है आपका, अवध, ये बंगाल, बंगाल बिहार उड़ीसा एक ही में था, ये आपका हैदराबाद है, हैदराबाद, ये आपका कर्नाटक है, ठीक है। तो अब देखिए कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ कि जब कोई बाहर का एक छोटा सा शासक आके बादशाह की गद्दी ही उठा ले जा रहा है, बादशाह का सिंहासन ही उठा ले जा रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अब सूबेदार हैं
बादशाह की पोल खुल गई क्या कि बादशाह के पास अब पावर ओवर नहीं है। इसलिए एक काम किया जाए कि हम लोग अपना अपना राज्य लेकर स्वतंत्र हो जाएं, क्योंकि अब हमें पद पर नहीं बैठाया जाएगा, अब हम बनेंगे नवाब। तो हर व्यक्ति चाह रहा था क्या कि हम बंगाल को लेके किनारे हो जाएं, जो वहां का सूबेदार है। हुआ यही, क्योंकि कहा जाता है कि जो मुगल साम्राज्य का विघटन होता है वो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में होगा, यानी इन्हीं के शासनकाल में नवीन राज्यों का उत्थान होगा, नवीन राज्यों का उदय। अभी तक सब मुगल साम्राज्य के अंतर्गत थे, लेकिन अब देखिएगा यहां पर स्थिति क्या बन रही है। अब यहां पर स्थिति बन रही है कि इनके शासनकाल के बाद ये लोग अपने आप को अब सूबेदार नहीं कहेंगे। ध्यान रखिएगा, हम इसीलिए लिखे हैं, अभी तक सूबेदार थे, अब ये लोग सूबेदार अपने आप को नहीं कहेंगे, अब ये लोग कहेंगे अपने आप को क्या, नवाब। अब ये लोग होंगे नवाब। देखिए, कर्नाटक के नवाब, उसके बाद आपके हैदराबाद के नवाब, बंगाल के नवाब, ये नवाब हैं, अवध के नवाब, ठीक है। तो यहां पर स्थिति क्या बनी कि नवाब लोग हो गए अब, यानी कि अब बंगाल अपने आप में क्या हो चुका है, अगर देखा जाए केवल नाम मात्र का जुड़ा हुआ है मुगल बादशाह से। कोई इनकम दिल्ली पर नहीं भेजी जा रही है, थोड़ी बहुत 2-4% क्या है वो भेज दी जा रही है, अलग की बात है, कोई इनकम नहीं भेजी जा रही। यानी कि मुगल साम्राज्य का विघटन होता है 1719 से 48 के बीच में। हमारा उद्देश्य क्या है, हमें कहां पहुंचना, 1857 के विद्रोह में। क्यों हुआ, अब देखिए कि जो बैक में याद करिए कि जो व्यापारी यूरोपीय जो लोग आए हैं भारत में, जो दुकानें खोले हैं, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है। अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी जनरेट हो रही है। क्यों, क्योंकि भारत की जो पॉलिटिकल यूनिटी है वो टूट रही है। अभी तक मुगल साम्राज्य था एक मजबूत साम्राज्य, अब देखिए बंगाल अलग हो गया, अवध अलग हो गया, हैदराबाद अलग है, कर्नाटक अलग है, ठीक है, मैसूर अलग है, केरल अलग है, उसके बाद आपका इधर का पोर्शन अलग। यानी कि अब कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के फिर से क्या है, टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जब टुकड़े टुकड़े होंगे तो क्या स्थिति आएगी कि मैसूर चाहेगा कि हम हैदराबाद जीत लें, यही तो प्रक्रिया थी कि हम आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं जब यूनाइट नहीं रहते। कर्नाटक सोचेगा कि हम हैदराबाद जीत लें, हैदराबाद सोचेगा कि हम कर्नाटक जीत लें। अवध क्या है, अवध की भी स्थिति वही है। भाई हर आदमी अपने आप को क्या करना चाह रहा था, एक्सपेंड करना चाह रहा था। तो इसी एक्सपेंशन में क्या स्थिति आई कि ये जो व्यापारी बैठे थे भारत में, ये जो व्यापारी बैठे थे भारत में, जिन्हें आप कहते हैं यूरोपीय, तो यूरोपीय में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज सब हैं। तो ये व्यापारी अलग अलग जगहों पर, क्योंकि अभी तक तो एक फरमान के द्वारा ये पूरी जगह पर व्यापार करते थे, अब इन्हें अलग अलग स्टेट में अलग, क्योंकि अब सेंट्रल की पावर नहीं चल रही है कहां पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, कर्नाटक, हैदराबाद, अब सब लोग स्वतंत्र हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि अब राष्ट्रपति राज्यपाल को लेटर भेज देगा कि हाँ नहीं ठीक है, क्योंकि यहां राज्यपाल खुद है, अब राष्ट्रपति बन चुका है। उसने क्या किया है, अपने आप को राष्ट्रपति से अलग कर दिया है, यानी राष्ट्र से अलग करके वह अपना राष्ट्र स्वयं निर्मित कर लिया है। तो इसका मतलब क्या, अब यहां पद पे सेंट्रल से कोई रिक्रूट होकर नहीं आएगा, नवाब का बेटा ही अब नवाब बनेगा, नवाब का उत्तराधिकारी ही अब नवाब बनेगा। तो कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो भारत का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, यानी जो राजा लोग हैं, जो नेटिव एंड प्रिंसली स्टेट यानी नवाब और राजा हैं, ये अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए घर में ही लड़ना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। और ध्यान रखिएगा, जब घर में लड़ाई शुरू दोनों लोगों के बीच में, तो यूनिटी टूटी, और यूनिटी टूटी तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर तीसरा व्यक्ति भी बैठा है जिसका नाम है क्या, यूरोपियंस। तो दो के झगड़े में तीसरा लाभ उठाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने सिचुएशन क्रिएट की ना कि अभी तक हम अंग्रेजों से टैक्स ले रहे थे, अभी हम इतनी सिचुएशन खराब कर देंगे कि हम अंग्रेजों को टैक्स देंगे, यानी वो हमसे टैक्स लेंगे। अभी सोचिए कि हमारी पॉलिटिकल व्यवस्था कितनी अच्छी रही होगी कि हमको क्या है, अभी तक हम जो हमारा मकान था आज हम उसी में क्या है, रूम लेके रह रहे हैं।
ये सिचुएशन तो कहीं ना कहीं हमारे घर में ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिससे क्या है, जो हमारे यहाँ किराया लेके रह रहा था उसने फायदा उठा लिया और उसने घर पे कब्जा कर लिया। ठीक है, तो स्थिति यहां पर यही बनी कि रोशन अख्तर यानी मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में क्या क्या स्थिति आई। नादिर शाह का आक्रमण, जिससे बादशाह और मुगल साम्राज्य की पोल खोल दी कि हाँ ये बेकार हैं, किसी काम लायक नहीं है, तो इससे बेटर है अब हम लोगों को क्या है, विद्रोह कर देना चाहिए और अपने आप को मुगल साम्राज्य से बाहर निकाल लेना चाहिए, केवल नाम मात्र जुड़े रहे। ठीक है, उसके बाद तख्ते ताउस उठा ले गया। अब ये सोचिए कि ये तो और सांकेतिक व्यवस्था दे गया कि राजा की गद्दी उठा ले जा रहा है कोई, तो हम लोग तो इससे भी मजबूत है, किससे, जो आक्रमण किया था नादिर शाह। और उसी समय इन लोगों ने क्या किया, देखिए नए राज्यों का उत्थान होना शुरू हुआ, जिसमें बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा था। अवध का राज्य नया बना। उसके बाद आप देखेंगे कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक के बाद हैदराबाद, ये सारे राज्य बने जहां अंग्रेज देखेगा इनकी नजर होगी। तो अब यहां पर हम आ चुके हैं। अब कंडीशन क्या बनती है, इनकी चर्चा हम लोग आगे करते हैं। अब देखिए यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए, आप लोग तुरंत रिप्लाई करिए। वेट कर रहे हैं हम लोग, आप रिप्लाई करिए। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बोलिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ओके, शिवानी पटेल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्या मुद्दा आया कि जब अंग्रेजों ने अब प्रक्रिया करना शुरू कर दिया, तो सबसे पहले देखिए अंग्रेज कहां पहुंचेंगे। अंग्रेज पहुंचेंगे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा। कॉन्फ्लिक्ट कहां चल रहा, सबसे पहले उनकी निगाह पड़ेगी। क्योंकि देखिएगा, अब अगर हम एक बात करते हैं, ये केरल, ये महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद आपका हैदराबाद, ये आपका बंगाल, कर्नाटिक रीजन। एक चीज कॉन्सेप्ट समझिएगा केवल, देखिए बंगाल का नवाब जो पहला था वो मुर्शीद कुली खां, इसे पहले सूबेदार बनाया गया था, ये क्या है, नवाब बन गया। हमको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, हमको सिर्फ देखना है क्या कि आखिर 1857 के विद्रोह का कारण क्या था, क्योंकि आपको केवल वही पोर्शन पढ़ना है। तो हम यहां से थोड़ा तेजी से चलेंगे और बिल्कुल हम एक दूसरी कड़ी को क्या है, जोड़ते हुए चलेंगे। अंग्रेजों का जो टारगेट था वो इस समय बंगाल था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो चला रहा। यहां पर देखिए मुर्शीद कुली खां, उसके बाद आप देखेंगे सरफराज खां, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां जो आएंगे आगे, यानी बंगाल के नवाब बनेंगे अली वर्दी खां। अली वर्दी खां के कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्र नहीं, 3 पुत्रियां थी। ठीक है, एक पुत्री का पुत्र था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला यानी कि अली मुर्शीद कुली खां पहले जो बंगाल के क्या हैं, सूबेदार थे, नवाब अपने आप को घोषित किए थे, इनको नियुक्त किया था सूबेदार कौन, औरंगजेब। उसके बाद आएंगे सरफराज खां, यानी मुर्शीद कुली खां के उत्तराधिकारी। उसके बाद आपके आगे आएंगे कौन, अली वर्दी खां, ये बनेंगे नवाब बंगाल के। अब ये इनकी मृत्यु हो जाती है 1755 और 56 में। तो 56 तक इनकी तबीयत खराब थी और इनकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो इनका कोई पुत्र था नहीं, 3 पुत्रियां थी। तो 3 पुत्रियों में से एक जो है, एक पुत्री का पुत्र था कौन, सिराजुद्दौला। इनकी मौसी थी, सिराजुद्दौला की मौसी यानी अली वर्दी खां की बहन थी, जिनका नाम था घसीटी बेगम। घसीटी बेगम। और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था शौकत जंग, ये पूर्णिया का नवाब शौकत जंग। आप मान लीजिए कि ये भी बंगाल के नवाब बनना चाह रहे थे, ये अपने बेटे को बनाना चाह रही थी, लेकिन क्या है, इनकी पहली वाली बहन का बेटा जिसका नाम था सिराजुद्दौला, उसे उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया। तो अब ये बताइए कि कहीं ना कहीं मौसी को दिक्कत होगी कि नहीं, क्योंकि वो चाह रही हैं कि हमारा बेटा बने।
शौकत जंग जो पूर्णिया के नवाब बनाए गए थे, उनको भी, उनकी भी यही चाहत थी कि हम बंगाल के नवाब बने, लेकिन बना दिया गया कौन? सिराजुद्दौला 1756 से, और ये चल पाएंगे कब तक? 1757 तक। अब देखिए अंग्रेजों की बहुत बुरी तरह से नजर पड़ी। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, जिसका नाम सुने होंगे आप, मीर जाफर, ये भी कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला का विरोधी था। घसीटी बेगम भी सिराजुद्दौला की विरोधी हैं, और शौकत जंग भी सिराजुद्दौला के विरोधी हैं। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने यह पॉलिसी अपनाई कि सिराजुद्दौला के दुश्मन कौन कौन है? घसीटी बेगम, उनकी मौसी, उसके बाद पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, उसके बाद इनका सेनापति मीर जाफर खुद इनका विरोधी है लेकिन खुल के नहीं आ रहा। उसके बाद अमीर चंद है, बंगाल के सबसे बड़े बैंकर वो भी थे, उनका नाम शायद दौलत सिंह था। ठीक है, तो ये 4-5 लोग ऐसे लोग थे जो क्या है? सिराजुद्दौला के विरोधी या आलोचकों में से कहे जा सकते। अंग्रेजों की पॉलिसी क्या हुई? अंग्रेजों ने सोचा कि घर में फूट चली रही है, तो अंग्रेजों ने एक पॉलिसी अपनाई कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो दुश्मन का दुश्मन, तो दुश्मन कौन? घसीटी बेगम, शौकत जंग, मीर जाफर, ये सारे लोग किसके दुश्मन हैं? सिराजुद्दौला के। तो सिराजुद्दौला के दुश्मन हैं, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने क्या किया? इनसे संपर्क कर लिया। तो अब ये देखिए हमारा सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य रहा कि हमारा इतिहास ये गवाह है कि हमारे यहां प्रत्यक्ष रूप से बिना धोखे के किसी दूसरे विदेशी या किसी दूसरे वंश की नींव नहीं पड़ी। चाहे आप तराइन का द्वितीय युद्ध ले लीजिए, उसमें भी इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी, दौलत खां लोधी, ये सारे लोगों ने क्या है, कहीं ना कहीं बाबर की हेल्प की, तब जाके भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद अगर आप तराइन का द्वितीय युद्ध लेंगे तो इसमें तो आ गए कौन? गोरी आ गए, और पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या है? मुगल बादशाह आ गए। यानी कि मुगल काल भी धोखे पे हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें गोरी ने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान को हराया, और कहीं ना कहीं गोरी की सहायता करेंगे, कहीं ना कहीं लिखा है कि गोरी की सहायता करेंगे कौन? जयचंद। लेकिन यह भी जाना जाता है कि दूसरी तरफ से सहायता का मतलब क्या? कि उन्होंने राजपूताना से बोल दिया था कि पृथ्वीराज चौहान की सहायता न की जाए। तो अगर पृथ्वीराज चौहान की सहायता न करने का मतलब क्या? कि ये गोरी की तरफ से सहायता कर रहे हैं, यही तो कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो अगर जयचंद ने धोखा नहीं दिया होता तो भारत में शायद मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं होती। वही बात फिर आती है कि अगर मीर जाफर और घसीटी बेगम, शौकत जंग इनके विरोधी ना हुए होते तो शायद बैटल ऑफ प्लासी नहीं होता, प्लासी का युद्ध नहीं होता। और अगर प्लासी का युद्ध नहीं होता, क्योंकि भारत में कहा जाता है कि अंग्रेजी साम्राज्य की जो नींव है वो कहीं ना कहीं भारत में प्लासी की युद्ध ने डाल दी, और बक्सर के युद्ध ने तो प्रभुत्व स्थापित कर दिया। उसके बाद 11 अगस्त 1765 फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की पहली संधि, जिसमें क्या हुआ कि कहा गया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा कौन? नवाब, और रेवेन्यू से रिलेटेड चीजों पर अधिकार हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। यानी कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाने की जो जिम्मेदारी है वो नवाब की। मतलब बंदूक नवाब के पास, गोली अंग्रेजों के पास। अब ये सोचिए कि राज्य की सुरक्षा कैसे हो सकती है, क्योंकि मेन तो क्या है? गोली और बंदूक है नवाब के पास। नवाब केवल बंदूक लेके घूम रहा, तो समझ लीजिए जैसे आप लगान देखे होंगे, जो लगान देखे थे तो उसमें जब छक्का लगता है तो जो हमारे यहाँ राजा साहब थे वो बड़े खुश होके उठ के ताली बजाते हैं, लेकिन अंग्रेज देखता है इसे तिरछी निगाह से तो वो डर के मारे तुरंत क्या है? बैठ जाते हैं। ये लोग केवल क्या है, मतलब सिंबॉलिक नेटिव थे, यानी कि केवल एक सांकेतिक नवाब के रूप में थे। तो अब यही परिस्थिति वो भी है कि अब यहां पर क्या स्थिति आती है कि ये सारे लोग अंग्रेजों के साथ मिल जाएंगे तो अंग्रेजों को कहीं ना कहीं मौका तो मिल ही जाएगा। और यहां पर देखिए कि अंग्रेजों ने किया क्या? 1757 में प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। और ये प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच होगा? ये होगा अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला।
अब देखिए इस युद्ध ने क्या किया, अंग्रेजों की तरफ कौन से था, रॉबर्ट क्लाइव, और धोखा कौन दिया, यहां पर नवाब को धोखा देने वाला कौन था, उनका सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर, क्योंकि यह कहा गया था कि रॉबर्ट क्लाइव ने इससे संधि की थी, बोला था कि तुम्हें मैं नवाब बनाऊंगा और तुम्हें हमें क्या देना है कि युद्ध के रूप में 50 लाख रुपए हर्जाना, 24 परगने की जमींदारी और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कहीं भी दुकान खोलने की अनुमति, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इनको नवाब तो बना दिया गया कब, 1757 से लेकर 60 तक। लेकिन वही समझ लीजिएगा कि अब क्या नवाब हैं, क्योंकि इनके लिए इतिहासकार कुछ वर्ड यूज करते हैं, इसे रॉबर्ट क्लाइव का बहुत सम्मानित वर्ड दिया गया है, गीदड़ कहा जाता है, गीदड़ या सियार कहा जाता है, ध्यान रखिए। रॉबर्ट क्लाइव को क्या है, सॉरी, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ या सियार की संज्ञा दी जाती है। अब ये सोचिए कि कितना सम्मानजनक वर्ड यूज किया जा रहा है मीर जाफर के लिए, क्योंकि अगर ये धोखा ना दिए होते तो शायद रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेज जीत नहीं पाते, क्योंकि बंगाल की सेना अधिक थी। अब यहां पर स्थिति यही है कि ये है अंग्रेजों की सेना, देखिए, और ये है बंगाल की सेना, ये देखिए, ये पूरा। अब ये सोचिए कि ये अंग्रेजों की सेना है, अगर ये केवल दौड़ जाए तो ये लोग मर जाएंगे। लेकिन संधि यही हुई थी कि जब मैदान में हम लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति थी तो सिराजुद्दौला बहुत तेजी से आक्रमण करने के लिए बढ़ा और रॉबर्ट क्लाइव की धड़कन बहुत तेज चल रही थी कि क्योंकि मीर जाफर से यही कहा गया था कि जब मैदान में आ जाएंगे और सिराजुद्दौला आगे की तरफ आक्रमण करने के लिए दौड़ेंगे हमारी तरफ, तो तुम सेना लेके गायब हो जाना, भाग जाना, तो एक आध टुकड़ी बचेगी, उतना हम लोग संभाल लेंगे। यानी कि पूरी सेना लेके जो है वो कौन भाग गया, मीर जाफर गायब हो गया। अब ये सोचिए कि अगर हम इसकी कल्पना इसे करें कि अभी तक सिराजुद्दौला दौड़ रहे थे इतनी बड़ी सेना लेके, अब पता चला देख रहे थे हम अकेले दौड़ रहे हैं, तो ये गए ही नहीं, यहां से इसे भाग लिए और थोड़ी बहुत टुकड़ी से लड़ाई हुई, जिसमें बहुत थोड़ी सी लड़ाई होती है। कहा जाता है कि ये नाम मात्र युद्ध था, हकीकत में देखा जाए तो युद्ध हुआ ही नहीं। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, तो यानी प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों का जो है वो कहीं ना कहीं जो नवाब है बंगाल का, अब उसको कौन बनाया, अंग्रेज बनाए। तो अंग्रेज बनाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रभुत्व धीरे धीरे अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ गई। क्योंकि नींव पड़ी इसलिए क्योंकि पहली बार 24 परगने की जमींदारी अंग्रेजों को मिली। तो देखिए 24 परगने की जमींदारी मिली, यानी टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी किसकी होती है, हमेशा शासक की होती है। तो भले छोटे से जिले की ही बात हो, लेकिन पहली बार भारत में टैक्स वसूलने का काम करेंगे कौन, अंग्रेज। तो भारत में पहली बार अंग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ेगी किसके कारण, बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के पश्चात। अब यहां पर देखिए 1764 में एक और युद्ध होगा जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ये युद्ध किसके किसके बीच होगा, ये ध्यान रखेगा, ये अंग्रेजों के और आगे चल के, क्योंकि देखिएगा कि मीर जाफर को जब गद्दी पर बिठाया गया और उसके बाद ये अंग्रेजों से इनका बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 1757 से लेकर 60 तक ये बैठेंगे। और उसके बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम आप लोग याद रखेंगे, मीर कासिम। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया कब, 1760 से लेकर 63 तक। 1760 से लेकर 63 तक मीर कासिम को नवाब बनाया गया। अब मीर कासिम जब गद्दी पर बैठेगा तो अंग्रेज सोचे कि ये हमारे हिसाब से काम करेगा, लेकिन ये तो और बड़ा कलाकार निकल गया। इसने क्या की, इसने कलकत्ता से, राजधानी जो थी वो मुर्शिदाबाद थी, कलकत्ता की राजधानी मुर्शीद कुली खां बढ़ाए थे, ये मुर्शिदाबाद थी। इसने राजधानी को स्थानांतरित करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया, और मुंगेर है बिहार में। राजकोष उठा ले गया और ये फ्रांसीसियों से मदद लेने लगा। तो अंग्रेजों को दिक्कत होने लगी, क्यों, क्योंकि अंग्रेजों के सबसे बड़े कंपटीटर भारत में फ्रांसीसी थे। तो कहीं ना कहीं अब ये इनके हाथ से निकलता जा रहा है। तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि इसको गद्दी से हटाकर
63 से लेकर 65 तक पुनः एक बार मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। देखिए, अंग्रेज बना रहे हैं नवाब भाई, सिंपल सी बात है, इनको गद्दी पर बिठाया और गद्दी पर बिठाने के बाद क्या है, अब डिक्लेयर हुआ किसके खिलाफ, मीर कासिम के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर हुआ कि अब इनसे युद्ध होगा, और इसे ही कहते हैं हमका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कहां होगा, बिहार में, और इसमें कौन कौन होगा, अंग्रेज, अंग्रेज, और किससे लड़ा जाएगा, ध्यान रखिएगा, मीर कासिम से, मीर कासिम से। अब यहां पर एक चीज पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव का गलती से नाम नहीं लेंगे, यहां पर हम नाम लेते हैं किसका, वेरेलस्ट का। ठीक है, 3 नाम आएंगे, वेरेलस्ट, वेलिंगटन, और अभी 1760 में हाल भी थोड़ी देर के लिए गद्दी पर बैठेगा, यानी गवर्नर बनेगा। हाल का मतलब क्या, जो ब्लैक होल का इवेंट्स हुआ था उसमें जिसका नाम हालवेल लेते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए स्थापन्य गवर्नर के रूप में बैठा हुआ था। तो देखिए कि अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध लड़ लिया, कब, 1764 में। तो बक्सर का युद्ध लड़ा जब, तो इनका हो गया, देखिए 1764 में बंगाल गया, बंगाल पे इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। देखिए, अंग्रेज कभी भी प्रत्यक्ष रूप से गद्दी पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि पब्लिक विद्रोह कर देगी, इसीलिए वो आपको यूज करते थे कि आपका मुखौटा रहेगा, काम हम पीछे से करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति इन लोगों की बहुत चालाकी वाली थी। तो बंगाल गया इस युद्ध में, ठीक है। अब देखिए कि बंगाल जब गया, यानी 1764 में बंगाल को जीत लिए, और नवाब किसको बनाए, मीर जाफर को। और उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि 1764 यानी 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई, तो उसका एक बेटा था जिसका नाम था नजमुद्दौला, नजमुद्दौला। अब ये बताइए, अंग्रेज क्या बेवकूफ बना रहे हैं, इसको नवाब बना रहे हैं। ये मात्र 9-10 साल का था, इसको नाम मात्र बनाया गया क्या, नवाब बंगाल का। और एक संधि की जाएगी, ध्यान रखिएगा, 11 अगस्त 1765, 11 अगस्त 1765 ये संधि इलाहाबाद की पहली संधि यानी प्रथम संधि। इस संधि के अंतर्गत क्या कह दिया गया, इस संधि के अंतर्गत कह दिया गया कि जो कानून व्यवस्था होगी, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है, कानून व्यवस्था संभालेगा कौन, नवाब। और जो राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी है वो होगी क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो मुद्दा तो अंग्रेजों का यही था क्या, कि मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो जब ये लोग राजस्व वसूलेंगे, अभी तक जो टैक्स वसूला जा रहा था वो किसके द्वारा वसूला जा रहा था, वो वसूला जा रहा था बंगाल के नवाब के द्वारा, यानी नेटिव जो थे उनके द्वारा। लेकिन अब अंग्रेजों के द्वारा वसूला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं टैक्स की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो जब टैक्स की मात्रा बढ़ना शुरू होगी, तो ध्यान रखिएगा एक लोकल लेवल पर भी विद्रोह की स्थिति यहां से शुरू होती है। यानी कहीं ना कहीं बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही जब इनके हाथ में रिवेन्यू आएगा, तो यहीं से बंगाल से ही विद्रोह क्या है, शुरू हुआ। देखिए ये विद्रोह शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी ये छोटा विद्रोह, अभी छोटे छोटे विद्रोह मिलकर क्या है, एक बहुत बड़े विद्रोह का रूप लेंगे, जिसको कहेंगे आप 1857 का विद्रोह। तो शुरुआत जो है विद्रोह की वो कहां से होती है, क्योंकि ध्यान रखिएगा एक ईंट से 2 ईंट होगी, 2 ईंट से 4 ईंट होगी, उसके बाद पूरी दीवार उठ जाएगी। और जब दीवार उठ जाती है तो दिखता है, ऐसा नहीं है कि 1857 का विद्रोह अचानक में हो गया। 1857 के विद्रोह की भूमिका कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीतियों ने ही बनाई, और यह प्रक्रिया शुरू होती है कहां से, बंगाल से। अब देखिए यहां पर तो एक आध विद्रोह यहां देख लिए, यानी शुरुआत हो गई। अगला देखते हैं कि 1799 में चौथा मैसूर युद्ध होगा, और अंग्रेजों ने मैसूर की संधि की, मैसूर की संधि की, क्योंकि 4 युद्ध होगा। आंग्ल यानी कि हम किसको, अभी बंगाल आ गया, अब अंग्रेजों का क्या टारगेट है, अंग्रेजों का टारगेट है, देखिए यहां पर जब देखते हैं
कि जब यहां पर हैदर अली गद्दी पर बैठा, हैदर अली गद्दी पर बैठा कहां पर, मैसूर में। अब देखिए अंग्रेज कैसे आ रहे हैं और विद्रोह कैसे बढ़ेंगे। मैसूर की गद्दी पर हैदर अली बैठा और उसने अपना राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया, तो हैदराबाद में थोड़ा बहुत एंट्री करना शुरू कर दिया। तो जब हैदराबाद में एंट्री करना शुरू कर दिया तो यहाँ के जो नवाब थे जिनका नाम था चिनकिलिच खां, और इस गद्दी पर बैठने वाले को उपाधि दी जाती थी क्या, निजाम उल मुल्क। अब देखिए अंग्रेजों की 3 काउंसिल हो गई थी। एक हेड ऑफिस ये लोग कलकत्ता बनाए थे, एक हेड ऑफिस बनाए थे मद्रास, और बंबई तो दहेज में मिल गया था रिश्तेदारी चक्कर में। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी करने के बाद चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई मिल गया। मतलब सोच लो कि शादी हो रही है पुर्तगाल और इंग्लैंड में, बंबई दहेज में दिया जा रहा है, हिंदुस्तान दहेज में दिया। ये तरीका क्या था, जैसे इनके पापा का था बंबई, उठा के बंबई दे दिए दहेज में। अब यहां कंडीशन क्या आती है कि ये बंबई इनका ऑफिस, मद्रास इनका ऑफिस और ये कलकत्ता इनका ऑफिस। देखिएगा बंबई का संस्थापक कौन था, यहीं पर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन जो जीके हैं उसको भी हम बताते चलेंगे। यहां गेराल्ड औंगियार, गेराल्ड औंगियार ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था बंबई का। 1668 में बंबई इन्हें मिलती है, किसे, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1669 से लेकर 77 तक ये रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो आपसे अगर पूछे कि बंबई का संस्थापक कौन, तो ध्यान रखिएगा गेराल्ड औंगियार। यहां पर एक इनका हेड ऑफिस बनेगा जिसे कहा जाता है सेंट फोर्ट जॉर्ज, ये अंग्रेजों का है। 3 हेड ऑफिस बनाए हैं लोग। सेंट फोर्ट जॉर्ज ये कहां है, ये मद्रास में है। और यहां पर एक ऑफिस बनाएंगे जो कि पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया जाएगा, यानी जो मेन हेड ऑफिस है जिसे कहा जाएगा फोर्ट विलियम। 1700 में ये बनेगा और इसके पहले जो अध्यक्ष होंगे सर चार्ल्स आयर होंगे। तो 3 मेन चीजें हैं, देखिएगा 3 प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की, बंबई, मद्रास और कलकत्ता। तो देखिएगा यहां पर क्या हुआ कि हैदर अली बढ़ने लगा, क्योंकि हैदर अली आगे बढ़ने लगा जब, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो ऑलरेडी जीत ही चुके हैं। कौन, यहां तो इनकी नवाबी चली रही है अंग्रेजों की। उसके बाद क्या हुआ कि यहां का जो पैसा आ रहा है, यानी राजस्व पर पूरा अधिकार किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। राजस्व यानी बंगाल का, अभी तक बंगाल में ये टैक्स दे रहे थे, अब ये सोचिए कि अब ये क्या है, पूरे राजकोष के मालिक हैं। तो अब टैक्स और राजकोष के मालिक, इसका मतलब कंपनी की इनकम अचानक में बढ़ गई, और उस इनकम से कंपनी फायदे में, एम्प्लॉय फायदे में, तो कंपनी के पास पैसा तो जाएगा, लेकिन उसमें से थोड़ा पैसा बचा लिया जाएगा कि इस पैसे को हम भारत में अगला राज्य जीतने के लिए यूज करेंगे। और वही हुआ। क्या हुआ कि इस राजकोष से पैसा जो आ रहा है, इस पैसे से कंपनी तो एकदम, कंपनी की तो बल्ले बल्ले, और उसके बाद उसमें से लगभग ये क्या है, मान लीजिए 100 रुपया पा रहे हैं, अब तक 10 रुपया प्रॉफिट हो रहा था, अब सीधे राजकोष से पा गए तो इसका मतलब 100 रुपया हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट 10 रुपया, अब कंपनी के प्रॉफिट को अगर 70 रुपया कर दिया जाए और 25 रुपया रख लिया जाए कि भारत में हम क्या करेंगे, अब सेना रखेंगे, भारत में और व्यवस्था करेंगे ताकि अगले राज्य को भी हम सक्सीड कर पाए। यहां पर देखिए इनका अगला टारगेट क्या था, हैदराबाद। लेकिन हैदराबाद की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा गई। गड़बड़ाई क्या कि जब मैसूर का शासक बना हैदर अली, और हैदर अली ने एंट्री करना शुरू कर दिया कहां, हैदराबाद में, और निजाम जो है वो डर गया, और निजाम जाकर अंग्रेजों की कलकत्ता काउंसिल से मदद मांग ली। अंग्रेज तो यही चाह रहे थे कि भाई अगला टारगेट हमारा क्या था, हैदराबाद। हैदराबाद तो अपने आप आ गया, और हैदराबाद ने जाकर सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, यानी सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। सहायक संधि का मतलब क्या कि लोग आपके, पैसा आपका, लेकिन ट्रेनिंग होगी क्या, यूरोपियों के द्वारा, अंग्रेजीकरण उनका किया जाएगा। तो आप जानते हैं कि मिलिट्री वाले अपने सीनियर की ही बात मानते हैं, नवाब का मतलब जीरो। तो अब देखिए क्या दिमाग लगाया इन लोगों ने कि लोग इनके ही थे, वही सैनिक जो भाला और तलवार चलाते थे, उन्हीं सैनिकों को लाकर अंग्रेजों ने क्या किया, उनको बंदूक थमा दिया। उसके बाद उनके दिमाग में यह भर दिया कि आप एक सैनिक हैं और आप वही करेंगे जो आपका सीनियर कहेगा। तो नवाब का मतलब हो गया जीरो। यानी अब देखा जाए हकीकत में अंग्रेजी सेना रखी गई, और अंग्रेजी सेना रखी गई, तनख्वाह कौन दे रहा है, नवाब।
ठीक है, अंग्रेजी सेना बात किसकी मानेगी? अंग्रेजों की। लोग कौन है? हिंदुस्तानी, यानी लोग हिंदुस्तानी, सेना अंग्रेजी, सैलरी दे रहे हैं नवाब, ठीक है, बात मानेंगे वो अंग्रेजों की। तो ये बताइए नवाब का मतलब क्या हो गया? जीरो। और विदेशी मामले अंग्रेजों के बिना पूछे कोई ये संधि नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि पड़ोसी राज्य से दोस्ती करनी है कि दुश्मनी करनी है, ये निर्णय लेंगे अंग्रेज, और आपको अपने राज्य में एक यूरोपियन सेना रखनी पड़ेगी। तो ये बताइए कि अंग्रेजों ने सेना रख दी, आपके हर राज्य में ऐसे सेना रखते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों का पलड़ा क्या हो चुका है? भारी हो चुका है। और यही कहानी आती है कि सहायक संधि को पहली बार सहायक संधि यानी सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। और सहायक संधि भारत में अच्छे से इंप्लीमेंट करने में नाम आता है वो लॉर्ड वेलेजली का आता है, लेकिन इसका इन्वेंटर लॉर्ड डुप्ले है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करेगा कौन? लॉर्ड वेलेजली। तो सबसे पहले देखिए कि हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया, और यह स्वीकार इस बेस पे किया गया कि आप क्या करेंगे? हमारी तरफ से हैदर अली को पीछे ढकेलेंगे। तो यहां पर शुरू होता है आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान रखिएगा, आंग्ल मैसूर युद्ध। तो आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होता है 1767 से 69। ये लड़ा जाएगा किसके किसके बीच? अंग्रेज और हैदर अली के बीच। उसके बाद फिर 80 से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यहां ध्यान रखिएगा 1780 से 84, इसमें भी हैदर अली लड़ेगा, इसमें भी हैदर अली। अब इसकी मृत्यु हो जाती है। तीसरा मैसूर युद्ध जो लड़ा जाएगा वो 1790 से 92 लड़ा जाएगा, इसमें टीपू सुल्तान होंगे, टीपू सुल्तान। और उसके बाद चौथा जो है वो 1799 में लड़ा जाएगा, और ध्यान रखिएगा इसमें भी टीपू सुल्तान होंगे, या और इनकी हो जाती है मृत्यु। यानी अब चौथे पे होगी, पहले पे क्या होगी? मद्रास की संधि, दूसरे पे मंगलौर की संधि, तीसरे पे श्रीरंगपट्टनम की संधि, चौथे पर मैसूर की संधि, यानी मैसूर भी अपना काम हो गया। यहां तक का एरिया अपना हो चुका है। अब ये देखिए यहां पर ये सारा शासन किसका चल रहा है? अंग्रेजों का चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि अंग्रेज आपके दोस्त थोड़े नहीं? अब वो क्या करेंगे? वो यहां वसूली करने आए हैं, और वसूली किससे करेंगे? जिससे नवाब लोग करते थे। अब ये लोग किसको किसको टारगेट बनाएंगे? ये जमींदारों को टारगेट बनाएंगे कि तुम वसूलो। जमींदार किससे वसूलेगा? जमींदार का मतलब क्या? याद करो कि एक अमरीशपुरी टाइप का आदमी, कैरेक्टर देखो पुरानी पिक्चर में। और अमरीशपुरी क्या करते थे? हर गांव में अपना एक नुमाइंदा छोड़ देते थे जिसका नाम लाला था। दोनों के अगर हम कार्यों का वर्णन करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह का व्यवहार ये किसानों के साथ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा अब विद्रोह की शुरुआत बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट ये है कि तीसरे नंबर पर अंग्रेज हैं, क्योंकि अंग्रेज कभी प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नहीं आए, गद्दी पर हमेशा आपको ही बैठा के यूज किए। अंग्रेजों की ये पॉलिसी थी कि फर्स्ट वार, उसके बाद ट्रीटी, उसके बाद फिर ब्रेक, ट्रेनिंग एंड फिर वार। आप कभी देखेंगे कि वो इतनी संधि किए हैं। अंग्रेजों का काम है था क्या कि हार गए तो फिर हाथ जोड़ते थे कि माई बाप गलती हो गई, संधि कर लेते। और उसके बाद वो संधि कर लेते थे तो आपको कैलकुलेट कर लेते थे कि कहां आपकी कमजोरी है। तो जैसे दो लोग राज्य के हैं तो दो लोग लड़े, तो ये बार बार एक दूसरे से लड़ रहे हैं और बी वाला हार जा रहा है। तो हमने क्या किया? अंग्रेजों को टारगेट किया। अंग्रेजों ने टारगेट किया ए वाले से दोस्ती कर लेते हैं। अंग्रेज और उसका दुश्मन, यानी दुश्मन का दुश्मन फिर दोस्त बन गया, और अंग्रेज फिर दोनों मिलकर क्या आपको मारते थे। तो यही कंडीशन यहां आती है कि अंग्रेज किससे वसूलवाते थे? जमींदार। जमींदार के बाद जो अगला स्टेप था जिसे महाजन कहा जाता था या साहूकार कहा जाता था, इनके थ्रू किसानों से क्या है? टैक्स वसूला जाता था, लगान के रूप में चाहे कुछ ही रूप में। तो ये जब जबरदस्ती, क्योंकि अंग्रेज बोले जमींदार से कि हमको 10 बोरा चाहिए, ठीक है, तो जब 10 बोरा चाहिए जमींदार से और टोटल मिला के 20 बोरा पैदा होता था, तो चलो ठीक है जमींदार को पहले देते थे। लेकिन 10 बोरा अंग्रेज बोले कि अगर जमींदारी रखनी है, तुम्हें जमींदार रहना है, अगर जमींदार बने रहना है तो आपको हमको 10 बोरा लगान देनी पड़ेगी। उज़्मा फैजल, आई वॉज वेटिंग फॉर योर क्लास। मैम आ गए हैं, बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। तो यहां स्थिति क्या आती है कि 20 बोरा में पहले तो केवल क्या है? 10 बोरा जमींदार लेता था। अब जमींदार किसको कहेगा?
कि बेटा तुम वसूली करो इसकी, तो वो अपने नुमाइंदे से कहेगा, जो कि लाला और महाजन की बात आती है। तो अब ये बताइए कि जमींदार का भी तो खर्चा है, जमींदार का भी तो खर्चा है क्या, कि अगर 10 बोरा ऊपर से आदेश आया तो आपको लग रहा है कि 10 बोरा वसूलेगा, उसको भी 12 बोरा चाहिए, 2 बोरा वो अपना लेगा, तो वो कहेगा किससे, लाला से। तो लाला को क्या लगता है कि लाला गांव में कमजोर था, उससे एक बार उधार ले लो तो कई पुश्तों तक भर ही न पाते थे लोग, ठीक है। तो वो भी शोषण कर रहा था, वो भी क्यों, क्योंकि इसी का चेला था। तो देखिए कि ये क्या करेगा, ये भी 1 बोरा लेगा। अब ये बताइए जाना कितना था, 10 बोरा अंग्रेजों के पास, ठीक है, वसूला कितना गया, 12 बोरा इनसे कहा गया, तो ये बोले 13 बोरा। अब ये बताइए कि 20 बोरा पैदा करके 13 बोरा टैक्स देगा कोई, तो आपको नहीं लग रहा है कि वो खून पी जाएगा अगर मौका मिल जाए तो, ठीक है। तो अब देखिए कि यहां पर ये सारा काम कौन करवा रहा है, ये सारा काम करवा रहा है अंग्रेज। तो अब यहां पर स्थिति क्या आती है कि किसान, अब देखिए आप भूमिका बना चुके हैं, हम केवल भूमिका बना रहे हैं ताकि आप समझ जाएं विद्रोह की भूमिका बन चुकी है कि नहीं बन चुकी है यहां। अब देखिए विद्रोह किसके खिलाफ होगा, पहले विद्रोह की व्यवस्था जो किसके खिलाफ होगी, क्योंकि विद्रोह व्यक्ति उसी से करेगा जो उससे जबरदस्ती वसूल रहा है। तो ये बताइए कि 1857 का विद्रोह केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं हुआ, शुरुआत में यह विद्रोह देखिए किसान किसको मारेंगे, लाला को, कहीं डायरेक्ट जमींदार वसूल रहा है तो जमींदारों के खिलाफ विद्रोह, यानी कि महाजन और सेठों के खिलाफ विद्रोह होगा, जमींदारों के खिलाफ विद्रोह होगा, तो जमींदारी भी कुछ दिन के बाद चली जाएगी, तो जमींदार भी विद्रोह में शामिल हो जाएंगे। यानी कि अब यहां पर एक कंडीशन की हम बात करते हैं कि जो व्यवस्था थी, क्या देखिए हम 1857 के विद्रोह की बात कर रहे हैं, छोटा विद्रोह होता शुरू हुआ, कहां से, छोटा विद्रोह हुआ 1757 से ही शुरुआत हो गई और 1764 तक ये बढ़ता गया। उसके बाद हमने देखा कि 1799 में इन लोगों ने मैसूर को अधिकृत कर लिया और यहां भी राजस्व व्यवस्था पर अधिकार कर लिया। तो यहां मैसूर में भी क्या है, विद्रोह की स्थिति शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे मराठा भी जाएंगे आगे, हैदराबाद गया ही, अवध गया ही, ठीक है, अवध गया, उसके बाद बिहार जाएगा, यानी कि ये सब जगह से क्या है, ये वसूली शुरू करेंगे। अब जब वसूली शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा कि जब वसूली शुरू करेंगे तो हर जगह धीरे धीरे विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा क्या है कि वी हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, तो हमने कहा क्या कि हमने छोटा छोटा विद्रोह करना शुरू कर दिया, वी हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा। यानी कि स्थिति क्या आती है कि अब ये छोटे छोटे विद्रोह होना शुरू होंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अभी ये छोटे विद्रोह जो है, आपसे पूछा जाए कि किनके खिलाफ विद्रोह हुआ था, तो ध्यान रखिएगा पहले छोटे लेवल पर देखेंगे तो सेठ, महाजन, साहूकारों के खिलाफ भी विद्रोह हुआ, जमींदारों के खिलाफ भी विद्रोह हुआ। अब देखिए कि ये विद्रोह एक दिन क्या हुआ कि सारे लोगों की जमीन, किसी के जायदाद, किसी की हवेली, किसी का राज्य सब छीन लिया गया। कैसे, अब यहां पर देखिए कि अगर हम देखते हैं कि लॉर्ड वेलेजली के थ्रू, वेलेजली ने क्या किया, देखिए क्या चालाकी थी। लॉर्ड वेलेजली ये आपका गवर्नर जनरल था, इसने देखिए किसको किसको ले लिया, सहायक संधि के थ्रू, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू, देखिए सहायक संधि। सिंपल सी बात है कि अगर बात करते हैं सहायक संधि यानी लॉर्ड वेलेजली को हम जोड़ते हैं यहां पर, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली किससे संबंधित है, सहायक संधि से, सहायक संधि से। अब यहां देखिए क्या दिमाग लगाया है इन लोगों ने। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया, बड़े बड़े राज्यों को, ये देखिए भारत, लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया, देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा ले लिया, हैदराबाद ले लिया, कर्नाटक ले लिया, उसके बाद मैसूर ले लिया, मराठा भी ले लिया, अवध पहले से ले लिया। अब ये देखिए इतना बड़ा एरिया किसके थ्रू चला, ये सारे प्रांत हैं यानी प्रदेश, तो प्रदेश तो ले लिया किसने, सहायक संधि ने। अब ये बताइए कि इनके जो राजा हैं और जो नेटिव स्टेट यानी जो नवाब हैं, ये सारे लोग सड़क पे आ गए कि नहीं आ गए,
सड़क पे आएंगे तो ये सारे इकट्ठा होंगे। यहां पर देखिए ये नेशनल हाईवे है और इस नेशनल हाईवे पे नवाब और राजा सब इकट्ठे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, जो इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई जाएगी जिसमें जमींदारी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो इसमें क्या होगा, जमींदारों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उनकी जमींदारी छीन ली जा रही थी। तो इसलिए अमरीशपुरी ने अब क्या किया, यहां पर आकर धरना देना शुरू कर दिया। जमींदार, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर हम एक जमींदार का सिंबॉलिक नाम ले रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अमरीशपुरी शोषण करते थे। जब ये लोग क्या किए हैं कि जमींदारी व्यवस्था में एक सूर्यास्त का नियम लागू किए, यानी कि अगर आप टैक्स फाइनल डेट पर नहीं दे पाओगे तो आपकी जमींदारी छीन ली जाएगी। और एक कोई नया अनएक्सपीरियंस बंदा जो कि सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसी को जमींदारी दे दी जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमने पहले वाले जो अमरीशपुरी की बात की है उनका रोल केवल दिखाया गया, लेकिन वो उनका खानदानी पेशा था और उनके बाप दादाओं से वो जमीनें चली आ रही थी। तो अमरीशपुरी ये भी जानते थे, खेत में जाकर अगर पैर से देख लें तो उनको अंदाजा लग जाता था कि कितना उत्पादन होगा, उसी हिसाब से वह नॉर्मली टैक्स इंपोज करते थे। लेकिन जो अभी नए नए जमींदार बने हैं, जो अभी नए नए जमींदार बने हैं, उनकी स्थिति क्या होगी, उनके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो शोषण नहीं करते थे जो जमींदार हैं, पुराने का नाम जो ले रहे हैं, वो जरूरत पड़ने पर किसानों की सहायता भी करते थे। तो वो खानदानी जमींदार थे। तो कहीं ना कहीं क्या है, उनकी मजबूरी थी। आप देखेंगे लगान वाले राजा जी, उनकी भी मजबूरी थी कि झूठो क्या है, शान से हाथी पे बैठ के चलते थे, बैलू कोई नहीं थी। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि नवाब इकट्ठा हो गए, जमींदार इकट्ठा हो गए। तो हमने क्या कहा कि वी हैव टू डू समथिंग। उसके बाद देखिए ये नवाब जमींदार सब इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद एक व्यक्ति और आएगा जिसका नाम है डलहौजी। डलहौजी, अब देखिए और क्या कमाल हो रहा है। डलहौजी जब आएगा तो इसने क्या किया, ये आएगा आपका 1748, नहीं 1800, थोड़ा सा मिस हो रहा है, इसको छोड़िएगा। डलहौजी जब आएगा तो ये स्टार्ट करेगा क्या, ये स्टार्ट करेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प नीति। अब देखिए अंग्रेजों को अभी भी संतोष नहीं हो रहा, हमारा जो पेशेंस है उसको ये कैसे तोड़ रहे हैं। नीति, हड़प नीति। हड़प नीति में क्या कहा गया, हड़प नीति में यह कहा गया कि जिसका कोई पुत्र नहीं होगा उसकी राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। यानी कि जो कोई पुत्र अगर दत्तक पुत्र लिया है, गोद लिया है, तो उसके राज्य को क्या कर लिया जाएगा, राज्य में, उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। अब देखिए अभी तक संतोष नहीं हुआ, इतना बड़ा बड़ा प्रांत लेने के बाद इनको संतोष नहीं, जो बचे खुचे राजा हैं उनको भी ये दायरे में लाना चाह रहे हैं। तो यहां पर सतारा, उदयपुर, झांसी, संभल, बघाट, पंजाब, ये सारे राज्यों में क्या है, कोई इनके पुत्र नहीं थे, तो इनका राज्य मिला लिया गया। तो अब ये बताइए कि ये जो छोटे छोटे राजा हैं, जैसे अब देखें झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, उसके बाद ग्वालियर तात्या टोपे, नाना साहब, ठीक है, कानपुर पर अधिकार किए थे। तो ये सारे राजा, पेशवा कुछ तो ये आ जाएंगे कहां, ये आ जाएंगे, ये भी सड़क पे आ जाएंगे। और उसके बाद इसमें किसान भी शामिल हो रहे हैं। देखिए हर वर्ग के लोग शामिल हो रहे हैं, यानी सारे लोगों का शोषण किया गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। अब उसके बाद देखिए डलहौजी को अभी भी संतोष नहीं है, यानी नवाबों तो ले गया कौन, बड़े बड़े स्टेटों को ले गई सहायक संधि, और कुछ छोटे छोटे जो राजा बचे हुए थे उनको ले गया कौन, जी आर्थिरा जी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे कहते हैं दत्तक पुत्र की समाप्ति, उत्तराधिकार का सिद्धांत है ये। ठीक है, तो स्थिति क्या आती है कि अभी डलहौजी को संतुष्टि नहीं हुई, कभी छोटे छोटे जागीरदार बचे पड़े हैं, तो इसने गठन किया किसका, इनाम कमीशन का। इनाम कमीशन का गठन होगा बंबई में, और इसमें क्या किया गया, 35,000 जागीरदारों की जांच की गई और 20,000 जब्त कर ली गई। तो मतलब देखिए यहां पर कुछ जागीरदार भी आ गए। अब ये देखिए ये जो नेशनल हाईवे है ये पूरा भरा हुआ है किसके दुश्मनों से,
अंग्रेजों के दुश्मनों से। तो छोटा मोटा विद्रोह तो हो ही रहा था, एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि ये सारे लोग मिलकर एक बहुत बड़ा विद्रोह कर देंगे। तो यानी कि हमने कहा ना कि वी हैव टू डू समथिंग, तो हम धीरे धीरे विद्रोह कर रहे थे और एक दिन ऐसा आया तो हमने बोला कि आज कुछ तूफानी करते हैं। तो क्या किए, 1857 का विद्रोह हमने यहां पर कर दिया। ठीक है, तो अब हमको उम्मीद है कि सारे लोगों को 1857 के विद्रोह का कारण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग एक यस का थंबनेल दीजिए, उसके बाद तब फिर कुछ आगे चर्चा होती है। और किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो बिल्कुल पूछ सकता है। गोरे वालों के विरोध से नेशनल हाईवे भर गया। जी बिल्कुल, अब समझ में आ गया होगा। अब ये सारे लोग आतंक मचाएंगे, अभी कौन कहां से होगा। तो अभी देखिएगा, छोटा छोटा विद्रोह, हमने कहा ना कि वी हैव टू डू समथिंग, हमने कहा कि हमें कुछ करना पड़ेगा, तो हम छोटा छोटा विद्रोह करते आ रहे हैं। और उसके बाद हम एक दिन मूड बना लिए कि आज कुछ तूफानी करते हैं, तो हमने बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया जिसका नाम हो गया क्या, रिवॉल्ट 1857, 1857 का विद्रोह। अब इस विद्रोह में हम देखेंगे कि कहां से शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, सारे लोगों को समझ में आ गया एकदम बिल्कुल क्लियर। तो इसीलिए रटने की जरूरत नहीं, यहां जो क्लास लेंगे आप लोग उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। आपको कहां कौन नेतृत्व करेगा सब जुबानी रटा दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। बस आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। यहां पर कोई चीज एक लाइन वाली नहीं पढ़ाई जाएगी, ताकि आपके दिमाग में वो चीजें फिक्स हो जाएं कि क्वेश्चन सामने आए तो आप सोच के भी क्या क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो अब हम आगे जो क्लास लेंगे उसमें 1857 के विद्रोह को पढ़ाएंगे कि आखिर विद्रोह तुरंत अचानक में क्या हुआ, उसका तत्कालिक कारण क्या था, विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है। जैसे हम देखते हैं मंगल पांडे का नाम आता है, वास्तविक विद्रोह कहां से लिया जाता है, और 10 मई, 12 मई, 4 जून, 6 जून, 5 जून, ये सारे जो सीक्वेंस, और कौन कहां कहां से नेतृत्व करेगा, और जो विद्रोह होगा इसका परिणाम क्या होगा, और परिणाम के बाद भारत की जो राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पुनः फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और तब तक आप लोगों को ज्योग्राफी के सर आ रहे हैं, वो आपके लिए कंटिन्यूअस चलेंगे। धन्यवाद।